आज जो हमारा वीडियो है, ये आज का वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है, उन सभी बच्चों के लिए, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने एग्ज़ाम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं कि जो आने वाला एग्ज़ाम है उसको हम कैसे क्लियर करें। स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों के पास एक्चुअली पूरे साल किसी न किसी कारण से उनको टाइम नहीं मिल पाता है और वो अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन पूरी अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं और फिर एग्ज़ाम एकदम पास आ जाता है, 2 दिन 3 दिन 1 सप्ताह बच जाता है और फिर वो सोचने लगते हैं कि अब कैसे तैयारी करें, क्योंकि पूरे साल आपने कुछ पढ़ा ही नहीं। पूरे साल किसी ना किसी कारण से हो सकता है कि आपको टाइम नहीं मिला, पूरा भरपूर टाइम नहीं मिल पाया, जिसके चलते आप प्रिपेयर नहीं कर पाए अच्छे तरीके से, प्रिपेयर नहीं हो पाया अच्छे तरीके से। तो अब 2 दिन रह गया, 3 दिन रह गया, 1 सप्ताह रह गया और आप टेंशन में आ जाते हो कि एग्जाम में क्या होगा, कैसे होगा, क्या पढ़े और क्या ना पढ़े। ठीक है, तो मुझे जो लगता है कि एक स्टूडेंट को, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट लाइफ मेरा भी रहा है, अभी भी मैं स्टूडेंट लाइफ जी रहा हूँ, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं क्या है कि स्टूडेंट लाइफ जो है वो इंसान पूरी जिंदगी जीता है। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ क्या है, स्टूडेंट मतलब क्या, आप कुछ ना कुछ सीख रहे होते हो। तो स्टूडेंट, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए अगर उसके पास टाइम नहीं रह गया बहुत ज़्यादा, बट और उसका एग्ज़ाम जो है वो 1 वीक के बाद, 4 दिन के बाद या 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद है और उसको समझ नहीं आ रहा कि कैसे प्रिपेयर करें एग्ज़ाम के लिए हम। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि कुछ चीज़ें बहुत क्लियर तरीके से होनी चाहिए स्टूडेंट के माइंड में, और जिससे कि वो ये डिसाइड कर पाता है या डिसीजन ले पाता है कि मुझे कैसे प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। तो वो सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। हर इंसान का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है प्रिपरेशन को लेकर के, हर स्टूडेंट का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है एग्जाम को प्रिपेयर करने से रिलेटेड। क्योंकि कोई सोचता है, कोई किसी को लगता है कि क्या है, मेरे लिए तो कुछ नहीं है, मैं नहीं भी पढ़ूंगा तो एग्जाम में पास हो जाऊंगा। क्योंकि वो स्टूडेंट इसलिए सोच रहा होता है बिकॉज उसको अंदर से कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि वो क्लासेस में जब भी लेक्चर दिया गया है, जब भी प्रोफेसर ने लेक्चर दिया, जब भी टीचर ने समझाया, उसने टीचर की बातों को अच्छे से सुना, अपने दिमाग में उसने रख लिया है। तो उसको किसी नोट्स और किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं होती, उसको हर एक टॉपिक जो भी टीचर ने बताया वो उसके दिमाग में ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको फिर कोई दिक्कत ही नहीं होती, वो फिर वो दिमाग में होता है कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए, चलो नॉर्मली बहुत ईजी तरीके से वो लेते हैं। ठीक है, बट कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से क्लासेस भी नहीं कर पाते हैं, पूरी जो क्लासेस वो अटेंड नहीं कर पाते हैं। और फिर कई बार तो ऐसे भी कुछ स्टूडेंट मिलते हैं जिनके पास में उनका सिलेबस तक नहीं होता कि उनका सिलेबस क्या है, क्या आने वाला एग्जाम में, ये भी नहीं होता उनके पास में। कई स्टूडेंट तो ऐसे भी मिलते हैं जो होते हैं जिनको जो कॉलेज बहुत साल पहले, जो लोग कॉलेज गए थे बहुत साल पहले, मतलब है कि 2 महीना पहले, 3 महीना पहले गए, वो भी महीने में 2 बार या 4 बार ही पहुंचते हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आपको अलग अलग टाइप्स के स्टूडेंट मिलेंगे। ठीक है, सभी स्टूडेंट का कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन लास्ट में आकर के आ जाता है कि भाई अब एग्जाम आ गया, अब फाइनली एग्जाम देना तो है, क्योंकि हमको अगले स्टेप पर पहुंचना है, अगले पड़ाव पर पहुंचना है, लेकिन पहुंचे कैसे, कैसे तैयारी करें। तो उसी डाउट को मैंने अपने तरीके से कोशिश किया है क्लियर करने के लिए। आई थिंक जो मैं टॉपिक के बारे में आज यहाँ बात करने वाला हूँ, जिन पॉइंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ, ये पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा एग्जाम से पहले, अगर आप इसको पूरे अच्छे तरीके से समझ लें और अपने दिमाग में बैठा लें और अगर फॉलो करें। तो जिनका भी ये डाउट है कि कैसे प्रिपेयर हम करेंगे एग्जाम के 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, वो चीज़ें क्लियर हो सकती हैं कहीं ना कहीं और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी हो सकती हैं आपके लिए, मेरी। ठीक है, सो गुड लक आपके एग्जाम के लिए। और साथ में इस वीडियो में आप ये देखिए कि कैसे क्या क्या चीज़ें आप अपनाएं 2 दिन या 3 दिन पहले एग्जाम से। अगर आपके पास टाइम नहीं रहा, टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो आप अपने एग्जाम को ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, अपने नॉलेज को ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्स प्रिपरेशन, समझ में आ गया होगा, हाउ टू स्टडी बिफोर एग्जाम्स स्पेशली इन 2 और 3 डेज, यानी कि 2 से 3 दिन में आप अपने एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करें। तो देखिए, इसको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। पहला कैटेगरी है हमारा क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग स्टडी इन्वायरमेंट, बहुत जरूरी है। अगर आपको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है तो सबसे पहला तो ये जरूरी है कि आप अपने आसपास के माहौल को ऐसा बनाएं जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन्वायरमेंट हो। स्ट्रॉन्ग का मतलब यहाँ पे है काफ़ी सही हो, आपके स्टडी से रिलेटेड हो। ठीक है, जैसे कई बार क्या होता है ना कि हम पढ़ रहे हैं कमरे में, बाहर घर के कुछ लोग टीवी चलाए हुए हैं, कोई सॉन्ग लगा करके डांस कर रहा है, कहीं बगल में शादी है, विवाह है, वहाँ पर आवाज़ें हो रही है बहुत ज़्यादा। तो इस तरह का इन्वायरमेंट अगर होगा तो आपको डिस्ट्रैक्शन होगी, डिस्टर्ब हो गया आप। ठीक है, आ रहा बात समझ में। तो आपको सबसे पहला जो चीज़ है वो ये ध्यान रखना है कि वहाँ का इन्वायरमेंट जो हो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्वायरमेंट हो स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हर चीज़ के लिए माहौल का होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, आ रहा बात समझ में। और वही माहौल यहाँ पे बनाने की बात हो रही है। अब देखिए, माहौल को बनाने के लिए आपके पास 4 चीज़ें हैं। पहला है फाइंड समवेयर न्यू टू स्टडी, कहने का मतलब है ऐसी जगह को ढूंढिए। ठीक है, इन्वायरमेंट को अच्छा अगर बनाना है तो उसके लिए आपको एक ऐसे प्लेस को ढूंढना होगा, ऐसी जगह को ढूंढना होगा
जो बिल्कुल आपके लिए नया हो इसका मतलब क्या है कि सर ऐसी जगह को आप ढूंढो जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब करने ना आए, ठीक है, जहां पर आराम से आपने जो प्लानिंग करी है पढ़ने का, जो आप पढ़ने की जो प्लानिंग कर रखी है वो आप आराम से क्या कर सके, इंप्लीमेंट कर सके। अब ऐसा नहीं कि आप वहां पे पहुंच गए, पढ़ रहे हो, पीछे से कोई आता है, ठीक है, आकर के आपको डिस्टर्ब करता है, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप एक ऐसी जगह ढूंढिए जहां पर आपको कोई डिस्टर्बेंस ना करे। तो फाइंड समवेयर न्यू टू स्टडी। अब ये मे बी आपका कोई सिंगल रूम हो सकता है, मे भी हो सकता है सब लोग नीचे वाले फ्लैट में है, आप ऊपर वाले फ्लैट में चले जाइए, अगर ऊपर जगह है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे कमरे में चले जाइए जिसमें किसी का आना जाना ना हो, बाहर से कोई साउंड ना आता हो, आपको कोई डिस्ट्रक्शन कोई डिस्टर्बेंस आपको ना हो, ठीक है। तो ऐसे प्लेस को आप ढूंढिए, ये काम आपका है, ठीक है, अगर पॉसिबल हो तो। दूसरा, ब्रिंग ऑल नेसेसरी बिलोंगिंग्स, यस। और जिस जगह को आप ढूंढेंगे जहां पे आपको डिस्टर्ब ना करें, वहां पर आप सारी चीजों को जो जो आपकी स्टडी से जुड़ी हुई जो भी मटेरियल्स हैं उन सभी मटेरियल्स को साथ में ले लें और वहां पे लेकर के बैठ जाएं। अब ऐसा नहीं जगह ढूंढ लिया, बार बार पता चला कि ये नोट नहीं है तो फिर दूसरे कमरे में जा रहे हो, फिर वहां से नोट्स ला रहे हो, फिर किताब नहीं है तो किताब लेकर के आ रहे हो। अब अगर ये काम आप करते रहोगे तो फिर आप पढ़ोगे कब? तो कहने का मतलब ये है कि आप एक ही बार सारी जो जरूरत वाली चीजें हैं उन जरूरत वाली चीजों को आप एक ही साथ लेते आइए, जो भी नेसेसरी बिलोंगिंगनेस है, मतलब आपके टेक्स्ट बुक हैं, बुक्स हैं, है ना, पेन है, पेंसिल है, रूलर है, जो भी है वो सारी चीजें आप एक साथ इकट्ठा, जो जो प्लेस आपने ढूंढा है पढ़ने के लिए, शांति वाला प्लेस, वहां पर आप सारी चीजों को लेकर के एक ही साथ बैठ जाइए और दरवाजा बंद कर लीजिए, ठीक है। तीसरा, टर्न ऑफ योर फोन, जो कि बहुत मुश्किल है आज के समय में। फोन अगर ऑफ करने के लिए बोल दिया जाए किसी को तो फिर उनका समझ लो कि हमने ये बोल दिया उनको कि भाई आपको सांस नहीं लेना है अगले 1 घंटे तक। लोगों को ये फीलिंग होने लगती है आजकल, और आजकल स्पेशली बहुत सारे बच्चों को ये फीलिंग होती है कि भाई मोबाइल ऑफ कर दो, मतलब उनको बोला जा रहा है कि आप सांस लेना बंद कर दीजिए, मान लो कि ऐसा बोला गया उनको। तो ऐसा ही कुछ हो चुका है संबंध हमारा मोबाइल के साथ में, सभी का हो चुका है, नॉर्मल सी बात है। मॉडर्नाइज एज जो है, इस समय में मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर की इतनी ज़्यादा जरूरत हो चुकी है, नेट की इतनी ज़्यादा जरूरत हो चुकी है कि हमारा संबंध उनके साथ ऐसा बन चुका है। बट फिर भी आपको अगर देखिए एग्जाम क्लियर करना है, एग्जाम में अच्छे नंबर्स लाने, तो कुछ तो सेक्रीफाइस करना होगा, और आपको भी पता है अच्छे से कि अगर आपको कुछ अचीव करना है तो उसके लिए कुछ सेक्रीफाइस करना बहुत जरूरी है। और ये तो बस फोन ही ऑफ करने की बात हो रही है, वो भी हमेशा के लिए नहीं, बस उतने समय के लिए जितने समय के लिए आप एक अच्छे इन्वायरमेंट में बैठ करके पढ़ने की कोशिश कर रहे हो या पढ़ना चाहते हो, ठीक है, ये आप ही के भलाई के लिए है। सो टर्न ऑफ योर फोन, कोशिश करें कि बंद हो जाए फोन। एंड बाकी घर वाले जो लोग हैं उनको बोल दें कि भाई मेरा फोन ऑफ हो रहा है, मैंने दरवाजा भी बंद किया, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है, आप मुझे डिस्टर्ब ना करें, नहीं तो घर वाले बाहर फोन लगाना स्टार्ट करेंगे आपको, फोन स्विच ऑफ होगा, अंदर से दरवाजा बंद, उनके दिमाग में अलग अलग बातें आनी स्टार्ट हो जाएंगी, अरे भाई बच्चे ने कहीं एग्जाम के प्रेशर में कहीं पंखे से लटक तो नहीं गया, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें दिमाग में आ सकती है, तो इसलिए ये चीजें आप क्लियर कर दें घर वालों को कि मैं मोबाइल ऑफ करके घर पे आराम से कमरे में बैठ के पढ़ रहा हूँ, कोई मुझे अगले 1 घंटे 2 घंटे तक डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये चीज क्लियर रखेंगे। उसके बाद चौथा है डिसाइड हु टू स्टडी विद। यस, बहुत जरूरी है कि आप किसके साथ पढ़ रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि हम अकेले कुछ चीजें नहीं पढ़ पाते हैं, या अकेले हम नहीं पढ़ना चाहते, या ऐसा होता है, तो हम ये डिसाइड करिए कि क्या आप अकेले बैठ करके पढ़ना चाहते हो, या साथ में अपना एक कोई फ्रेंड जो आपके साथ आपका जो क्लासमेट हो। ध्यान रहे कि मतलब ऐसे फ्रेंड को अपने साथ रखें जो आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे, वो आप जो पढ़ रहे हो वो भी पढ़े, प्लस एक दूसरे से आप क्वेश्चनिंग करें, है ना, क्वेश्चन आंसर्स करें आप। तो ये चीजें ध्यान रखनी होगी आपको, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप अकेले पढ़ सकते हो तो अकेले पढ़े, सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर चाहते हो कि कोई एक साथ में हो जिससे कि और ज्यादा बेटर हो जाए, चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो, तो ठीक है, वो भी अच्छी बात है, वो भी आप कर सकते हो। लेकिन ऐसा पर्सन होना चाहिए, ऐसा स्टूडेंट, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए आपके साथ पढ़ने वाला, पढ़ाई करने वाला, जो आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे। पता चला कि आप यहाँ पे आराम से दिमाग में बैठा लिया, आपने बना लिया है कि हाँ मुझे आज पढ़ाई करना, बहुत तैयारी करनी है, मोबाइल वगैरह आपने ऑफ कर दिया, और उधर पता चला कि वो मोबाइल अपना ऑन करके आपको दिखा रहा है कि भाई ये लो गाना सुनो, ये नया सॉन्ग आया देखो, ये नया वीडियो आया देखो। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, और इस तरह से आप ये कह सकते हो कि एक स्ट्रॉन्ग स्टडी इन्वायरमेंट क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी इसमें अगर आप कुछ एडअप करना चाहो तो अपनी तरफ से एडअप कर सकते हो। तो ये पहला। दूसरा है एक्सप्लोरिंग इफेक्टिव स्टडी टेक्निक। यस, ये बहुत जरूरी है। लेकिन सिर्फ इन्वायरमेंट क्रिएट कर लोगे आप तो काम नहीं चलेगा। बहुत जरूरी है कि स्टडी टेक्निक का सही ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यानी कि बहुत लोग पढ़ते तो हैं, लेकिन पढ़ना कैसे है ये नहीं पता, मैक्सिमम को नहीं पता। बस हाँ पढ़ना है ये पता है सबको, लेकिन पढ़ाई होती कैसे है वो बहुत लोगों को नहीं पता। तो पढ़ाई करने की एक स्ट्रॉन्ग टेक्निक का होना बहुत जरूरी है, इफेक्टिव टेक्निक का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक इफेक्टिव टेक्निक आप अपनाइए, क्योंकि देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कम समय में बहुत सारी चीजों को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे जो 8-8 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उनका मार्क्स जब आता है एग्जाम में तो लोग सोच रहे भाई ये तो बहुत पढ़ता है, 8 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन मार्क्स आता है एकदम बहुत कम मार्क्स आते हैं। तो आप समझो कि आप टाइम लगा रहे हो, 8 घंटे लगा रहे हो, बट उसका सही तरीके से आप यूज नहीं कर पा रहे हो उस समय का, क्योंकि आपके पास सही टेक्निक नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि आप एक्सप्लोर करें इफेक्टिव स्टडी टेक्निक को,
आप वो टेक्निक मत लेकर के चलो, दिखाने वाली टेक्निक कि भाई हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, इधर दरवाजा खोल करके जानबूझ करके दरवाजा खोल देते हो और यहाँ बैठ जाते हो ताकि बाहर वाले लोग देख के बोले हाँ भाई, उसमें वो आपको वो टेक्निक नहीं है, वो ओरिजिनल टेक्निक नहीं है। ओरिजिनल टेक्निक वो टेक्निक होती है जिसमें आप पढ़ो 20 मिनट और 20 मिनट जो पढ़ो उस 20 मिनट में जो भी आपने पढ़ा वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए रह जाए और किसी ने देखा भी नहीं। ये है इफेक्टिव टेक्निक। दिखाने के लिए मत पढ़िएगा, बात समझ आ रहा है कि नहीं? जो दिखाने के लिए लोग पढ़ते हैं वो 8-8 घंटे 7-7 घंटे पढ़ते हैं, पढ़ते तो है लेकिन तो दिमाग में कुछ रहता नहीं। आ रहा है समझ में? तो वैसे टाइम भी वेस्ट हुआ आपका, एनर्जी भी वेस्ट हुआ आपका। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और दूसरी चीज सही टेक्निक भी नहीं है, तो टेक्निक को सही करना बहुत जरूरी है और उसके लिए कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे रखा है कि टेक्निक, इफेक्टिव टेक्निक कैसे आ सकता है। फर्स्ट, रिव्यू योर नोट्स। आप अपने नोट्स को एक बार रिव्यू करो, यानी देखो कि आपने क्या क्या नोट्स आपने बना रखे हैं किसी भी टॉपिक के बारे में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एग्जाम से पहले, तो कोई भी सब्जेक्ट अगर आप तैयार करें तो सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी नोट्स है उसको एक बार रिव्यू करें, चेक कर लें। अब हो सकता है मे बी आपके पास अपना कोई नोट्स ना हो, क्योंकि आप तो साल भर गए नहीं, और गए भी तो साल में आपने मुश्किल से 1 महीना क्लास किया, तो आपके पास अपना नोट्स तो होगा नहीं। जब अपना नोट्स नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना कोई क्लासमेट हो, कोई फ्रेंड हो जिस पर आप बिलीव कर सकते हो, जो आपको गलत नोट्स ना दे। बात समझ आ रहा है? जिस पर आप बिलीव कर सकते हो। अगर ऐसा कोई बिलीव करने लायक अगर कोई फ्रेंड है तो उससे क्या करें, उसका नोट्स लें, मान लें, ठीक है, उसको कहीं जेरोक्स करवा लें या जो भी जैसे भी हो सकता है, उसको ले करके और फिर उसको एक बार रिव्यू यानी कि उसको एक बार पहले देख लें कि उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या चीजें हैं, उस नोट्स को अच्छे से पहले चेक कर लें, ठीक है, पहला चीज। दूसरा है से इट आउट लाउड। अब जो भी आप उसमें से पढ़ रहे हो उसको लाउडली बोलना बहुत जरूरी है। ये पॉइंट मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। अब कुछ लोगों का ये होता है कि नहीं मैं तो मन में ही पढ़ करके याद कर लेता हूँ, ठीक है, मन में आप पढ़ करके याद कर लेते तो अच्छी बात है, लेकिन लाउडली बोलने से होता ये है ना कि आपकी बातें जो है ना वो डायरेक्टली दिमाग तक जाती हैं, क्योंकि आप जब मुंह से कुछ लाउडली बोलते हो तो वो कान में जाता है और कान से सीधा दिमाग में जाता है, तो दिमाग उसको बहुत जल्दी कैप्चर करता है। बात समझ में आ रहा है? अब जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, सामने आपके कोई खड़ा है और वो आपको कुछ बोल रहा है, मन में से सुनाई दिया, कुछ नहीं दिया, आपको समझ में नहीं आया कि उसने आपको क्या बोला, गाली दिया या उसने अच्छी बात करी, नहीं समझ में आएगा। लेकिन वही अगर आपको लाउडली अगर वो आपको बोलता है कि सुनो इधर आओ, तो आपको सुनाई दिया, आपको समझ में आया, क्योंकि आपके कानों ने उसकी बातों को सुना और वो बात उसने कान से दिमाग तक गया, जिससे आपको समझ में आया कि हाँ वो मुझे क्या कर रहा है, बुला रहा है कि इधर आओ। तो इसी तरह से बिल्कुल पढ़ाई भी होता है। जब हम लोग लाउडली चीजों को पढ़ते हैं, लाउडली अपने नोट्स को जब रिवाइज करते हैं, जब पढ़ते हैं उसके बाद, तो वो चीजें कान के माध्यम से दिमाग तक जाती हैं और वो जल्दी हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं, ठीक है। तो कोशिश करें कि से इट आउट लाउड, ठीक है, और इतना ही लाउड कि बस आपके कानों तक जाए और आपके दिमाग तक जाए। दूसरे के कानों और दिमाग तक हमें नहीं भेजना, पता है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, बाहर वालों को नहीं देना है। तो उतना ही लाउड करें। अब ये नहीं कि लाउड मतलब माइक लगा लिया और लाउड एकदम चिल्ला रहे हो, ऐसा नहीं करना है। लाउड मतलब आपको समझ आए, आपके ब्रेन तक चीजें जाए आपके कान के माध्यम से, ठीक है। तो ये दूसरा टेक्निक। तीसरा, यूज मेमोराइजेशन ट्रिक्स। यस, अब याद रखने का तरीका अपना अपना है सबका। कुछ लोग चीजों को पढ़ने के बाद लिखते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार लिखते हैं। ट्रिक है वो, याद रखने का ट्रिक है कि हाँ चलो कम से कम हमने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद हम एक बार क्या करें, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये एक ट्रिक है। दूसरा ट्रिक है, आप अपने सामने इमेजिन कर लो कि कोई बैठा हुआ है। अगर अकेले पढ़ रहे हो, इमेजिन कर लो कि कोई बैठा हुआ है और आप क्या कर रहे हो, आप उसको जवाब दे रहे हो, वो आपसे सवाल पूछ रहा है और आप उसको जवाब दे रहे हो। ऐसे इमेजिन कर लो, ऐसे इमेजिन करके। तो ट्रिक बहुत सारे हैं, अलग अलग ट्रिक है। आपको जो ट्रिक समझ में आए, जो लगे कि हाँ मैं याद रख सकता हूँ इस तरह से। कुछ लोग क्या करते हैं कि किसी भी टॉपिक को एकदम गाने में बदल लेते हैं, जैसे गाने के बोल में बदल लेते हैं कि भाई ऐसे। अलग अलग तरीका है, सबका अलग अलग ट्रिक है। तो आपके लिए जो बेस्ट ट्रिक है, जो आपको लगता है कि हाँ ये ट्रिक से मैं ये चीजों को याद रख सकता हूँ, तो आप उसको मेमोराइज करने का ट्रिक आप क्या करें, एक रख लो अपना, कैसे आप याद रख सकते हो चीजों को, ठीक। चौथा है मेक फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड समझते हो? फ्लैश कार्ड वो होता है जैसे आपने कोई भी चीज याद कर, उसको आप एक जगह लिखो, ठीक है, एक जगह लिखो। इससे फायदा ये होगा ना कि जो भी आपने पढ़ा ना वो आप, क्योंकि कम टाइम है आपके पास, तो आप क्या कर पाओगे ना, उसको बार बार नोट्स में जाने की जरूरत नहीं है ढूंढने की। जैसे आपने पढ़ा आज, आपने जो भी पढ़ा याद किया, आपने उसको एक लिख दिया कार्ड में, आपने कार्ड, फ्लैश कार्ड मतलब वही कॉपी में आपने एक जगह नोट कर दिया वो टॉपिक, अपने अपने हिसाब से लिखा याद करके। अब हुआ क्या, अब फिर आप कल भी उसको रिवीजन करना चाहते हो तो आपको फिर से नोट्स खोलने की जरूरत नहीं है। जो आपने याद किया था उसी में देखो कि हाँ क्या हमने पढ़ा था, जो पढ़ा था उसको फिर से एक बार आप क्या कर लोगे, अच्छे से पढ़ पाओगे। तो आपको बार बार नोट्स खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो जो आपने याद किया उसको टिक करते जाओ और एक तरफ अपना फ्लैश कार्ड तैयार करते जाओ, उसको लिख करके कि हाँ मैंने ये चीज याद किया, ठीक है। तो ये एक फायदा है, ट्रिक है, इफेक्टिव टेक्निक है। और पांचवा है यूज योर टेक्स्ट बुक इफेक्टिवली। यस, अपने टेक्स्ट बुक को बहुत इफेक्टिवली यूज करना हमें आना चाहिए। इफेक्टिवली का मतलब होता है बहुत प्रभावशाली, यानी कि कई बार क्या होता है ना कि टेक्स्ट बुक में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन समझना होगा कि सर वो बहुत सारी चीजों में से हमें पढ़ना क्या है, समझ लो ना।
पढ़ना क्या है, क्योंकि देखिए क्या है ना कि अब पूरा किताब हमें नहीं पढ़ना होता एग्जाम के लिए, क्योंकि वैसे भी आपके पास टाइम नहीं है कि आप पूरा किताब पढ़ेंगे। अब आपको ये देखना है कि टेक्स्ट बुक में पढ़ना क्या है और क्या छोड़ना है, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने टीचर्स, अपने क्लासमेट जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं, उनसे आपको मदद लेनी होगी, और उनसे आपको सिलेबस क्लियर करना होगा कि क्या क्या सिलेबस में है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लास्ट कुछ क्लासेस में टीचर्स ने बताया कि ये इंपॉर्टेंट है, उनको आप सिलेक्ट करो। बात समझ रहे हैं? और उसके हिसाब से आप क्या करिए, अपने टेक्स्ट बुक को इफेक्टिवली यूज करिए। ये नहीं कि टेक्स्ट बुक में दिया हुआ सीरियली आप पढ़ रहे हो, आप एक एक पेज करके, नहीं, वैसे नहीं। वैसे अगर पढ़ोगे तो आपके पास टाइम कम है, क्योंकि मैंने शुरू में बोला कि ये कम समय में तैयारी करने का तरीका, ठीक है, वो तब किया जाता है जब आपके पास पूरा साल पड़ा हुआ है, पूरे 6 महीने पड़े हुए हैं, तब आप वो काम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपके पास 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में आपको तैयारी करनी है, और कोई एक सब्जेक्ट तो है नहीं आपके पास में, 5 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट है, तो सबको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये चीज है। नेक्स्ट है स्टडी फॉर द टेस्ट यू आर टेकिंग। यस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज फॉर्मेट। आप किस तरह का टेस्ट देने जा रहे हो, यानी किस तरह का एग्जाम देने जा रहे हो। जैसे कई बार क्या होता है, एमसीक्यू टाइप के हम देते हैं, एमसीक्यू टाइप का अगर हमको टेस्ट देना है तो उसमें हमें क्या करना होता है, उसमें हमको किताब को थोड़ा डिटेल्स में पढ़ना होता है, क्योंकि उसमें हमें एक एक वर्ड्स को ध्यान से पढ़ना पड़ता है एमसीक्यू में, क्योंकि कहीं से भी सवाल बन सकते हैं। और वही अगर आप सब्जेक्टिव टाइप अगर दे रहे हैं एग्जाम, जिसमें आपको पेजेस भरने हैं, लिखने हैं, तो उसमें क्या है कि कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, तो थोड़े से कॉन्सेप्ट को क्लियर होते हैं, उसको आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, वर्डिंग में डाल करके आप चीजों को और एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप किस तरह का फॉर्मेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, उसी तरीके से आप तैयार करोगे। देखोगे आप, जैसे जो लोग तैयारी करते हैं किसी ना किसी जॉब के लिए जब तैयारी करते हैं, तो उनको जो मैथ्स की तैयारी करवाई जाती है, रीजनिंग की तैयारी करवाई जाती है, उसमें ट्रिक्स बताए जाते हैं। शॉर्ट मतलब 1 मिनट में आपको एक जवाब देना है, 4 ऑप्शन है, तो उसमें आपको ट्रिक बताया जाता है, क्लियर, ठीक है। लेकिन जहां पर हमें सब्जेक्टिव टाइप में एग्जाम देने होते हैं, उसमें हमको पूरा सिलेबस एक एक करके सारे टॉपिक्स क्लियर तरीके से समझाए जाते हैं, ठीक है। वहां पे हमको पूरा फॉर्मूला बताया जाता है मैथ का, ये फॉर्मूले पे ऐसे सॉल्व होगा। लेकिन जहां पर हम एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे होते हैं, वहां पे हमको 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप फॉर्मूला लगा करके सॉल्व करो, वहां पे आपको शॉर्ट ट्रिक बताया जाता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आपका फॉर्मेट क्या है एग्जाम का, आप किस तरह के फॉर्मेट का एग्जाम देने जा रहे हो, उस हिसाब से अपने प्रिपरेशन को आगे रखोगे आप, ठीक है। तो ये हो गए कुछ इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स, इससे आपका काम थोड़ा आसान बन जाता है, ठीक है। उसके बाद में है तीसरा, मेकिंग अ स्टडी प्लान। आप स्टडी का एक प्लान बनाइए। तीसरा जो मेरा टॉपिक है, तीसरा जो मेरा पार्ट है इसका, आपके एग्जाम की तैयारी को लेकर के, वो है मेकिंग ए स्टडी प्लान। आप एक स्टडी प्लान तैयार करो। ये सारे काम करने के बाद में स्टडी टेक्निक आपने कर ली, एक एनवायरनमेंट आपने बना लिया, उसके बाद स्टडी प्लान करिए। नो एग्जैक्टली व्हाट इज बीइंग कवर्ड, वही जैसे मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको कवर क्या करना है। कवर क्या करना है मतलब आपको एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, ये बहुत जरूरी है जानना। ये आप अपने क्लासमेट से पूछो, आप खुद टीचर से पूछो, जैसे भी हो, ये आप क्लियर करिए कि आपको एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, क्योंकि टाइम कम है और आपको पढ़ना बहुत कुछ है। तो कम समय में ज्यादा अगर पढ़ना है तो क्या पढ़ना है आपको, क्या कौन से टॉपिक कवर करनी है। कई बार क्या होता है कि सिलेबस में बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं, लेकिन आप फिर भी उसको पढ़ रहे होते हैं, ठीक है ना। तो कम समय में ये काम आप नहीं कर सकते, कम समय में ये काम कभी पॉसिबल नहीं है कि जो सिलेबस में उसको ही पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही आपने टाइम वेस्ट कर दिया पूरा साल, अब आपके पास में 2 दिन या 3 दिन बचा हुआ है, तो उस 2 से 3 दिन में आपको एग्जैक्टली वही पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो ये चीज मेक अ शेड्यूल, आप एक टाइम टेबल बना लीजिए, शेड्यूल बनाइए। शेड्यूल का मतलब है कि आप समय बना लीजिए कि मुझे किस सुबह मुझे 1 घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर मुझे अगले 1 घंटे में ये सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे सुबह मुझे 8 से 9 ये पढ़ना है, या 4 से 5 ये पढ़ना है, 6 से 7 ये पढ़ना है, 7 से 8 मुझे ये सब्जेक्ट को कवर करना है, या मुझे इस घंटे में या इस 1 आवर में मुझे ये टॉपिक क्लियर करनी है। ये चीजें आप पहले से क्या करें, शेड्यूल बनाने हैं, मेक अ शेड्यूल, ठीक है। नेक्स्ट है मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग यू नीड टू नो। यस, आपको किन किन चीजों के बारे में जानना है उसकी लिस्ट पहले से तैयार कर लें आप, ठीक है। आपको कौन कौन सी चीजें जाननी है, कौन कौन सी चीजों के बारे में आपको नॉलेज रखना है, या आपको जानने की इच्छा है, या आप पढ़ना चाहते हो, ये आप पहले क्लियर कर लीजिए। जैसे आपको आज जैसे पूरे दिन भर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, ठीक है, पहले की लिस्ट बना लो कि हाँ आज मुझे ये 5 टॉपिक क्लियर करनी है, आज मुझे ये 5 चीजें एकदम क्लियर करनी है। और आपको ये पता होना चाहिए कि वो 5 चीजें एकदम कंफर्म है कि वो एग्जाम में पहले आ चुका है, पिछले कई बार पूछे गए हैं और आगे भी आ सकते हैं। तो वो 5 आपने क्लियर कर लिया, 5 का टाइमिंग फिक्स कर लो कि हाँ ये टाइमिंग इस समय में मैं ये क्लियर करूंगा, ये आधे घंटे में मैं ये क्लियर करना ही है मुझे, बस ये आप अंदर दिमाग में अपने बैठा लोगे तो क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज, टेक लॉट्स ऑफ ब्रेक्स, यस बहुत जरूरी है। अब लगातार भी अगर आप पढ़ रहे हो तो भी दिक्कत है, लगातार पढ़ोगे तो आपकी एनर्जी बहुत लगातार लॉस होगी, और लगातार जब एनर्जी लॉस होगी तो दिक्कत, दिमाग पर प्रेशर बनेगा। बात समझ आ रहा है। और हमको एग्जाम देने जाना है, ठीक है ना, हमको एग्जाम देने जाना है, तो अपने माइंड को जितना फ्रेश आप रखोगे उतनी देर तक आपकी जो याद की हुई चीजें हैं, पढ़ी हुई जो चीजें हैं वो आपको याद रहेंगी, ठीक है ना। नहीं तो कई बार क्या होता है ना कि हम जब ज्यादा पढ़ लेते हैं ना तो सारी चीजें खिचड़ी हो जाती हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये भी आ गया, ये भी आ गया, एक ही तरह की चीजें लगने लगती हैं। भाई ये इसको पता चला कि दूसरे क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया, तो ऐसा बहुत ज्यादा जब पढ़ लेते हैं तो होता है। तो इसलिए एक ब्रेक लेना भी बहुत जरूरी है। जैसे मैं मानता हूं कि 50 और 10 का एक मेथड है, 50/10 का मेथड। 50/10 का मेथड क्या होता है कि
आप टाइमिंग घड़ी रखो अपने पास, ठीक है, उसमें 50 मिनट का एक टाइमर सेट कर दो और 50 मिनट आप बिना डिस्टर्बेंस के आप कोशिश करो पढ़ने की, बिना इधर उधर ध्यान लगाए, अपना एकदम फोकस 50 मिनट। अगर बीच में कहीं डिस्टर्बेंस हो रही है तो वापस 50 मिनट स्टार्ट करो और 50 मिनट जब आपका टाइमर सेट रहेगा 50 मिनट, 50 मिनट जब आप किसी टॉपिक को पढ़ोगे बिना सोचे समझे इधर उधर ध्यान दिए तो पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में फिर 10 मिनट का ब्रेक ले लो। तो इसको 50:10 का मैं एक मेथड मानता हूँ कि 50 मिनट आपने पूरा फोकस किया। 50 मिनट बहुत बड़ा टाइम नहीं है, जब आप उस टॉपिक में घुस जाओगे ना, उस जिस चीज को पढ़ रहे हो उसमें जब घुस जाओगे तो 50 मिनट कैसे निकलेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। पता है टाइम किसको लगता है कि बहुत लग रहा है 50 मिनट बहुत ज्यादा है, जिसका ध्यान पूरी तरह से टाइम की तरफ है कि भाई 50 मिनट निकल जाए, जल्दी निकल जाए भाई, तो तुम वो जबरदस्ती मत करो, जबरदस्ती नहीं करना। आपको अगर बैठने पढ़ने की इच्छा है तो बैठ करके पढ़िए, नहीं इच्छा है मत बैठिए, क्योंकि बिना इच्छा के आप कोई भी काम करोगे तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है, ये तो फैक्ट है, सब लोग जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एस्टेब्लिश मेजर कॉन्सेप्ट। यस सर, उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप क्या करेंगे, अपने मेजर कॉन्सेप्ट को एस्टेब्लिश करिए। मेजर कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? मेजर कॉन्सेप्ट का मतलब है कि देखिए कई बार क्या होता है ना, लॉन्ग क्वेश्चंस एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। तो लॉन्ग क्वेश्चंस जो है, जो इंपॉर्टेंट है, उनको पहले क्लियर करो, क्योंकि शॉर्ट वालों में ना ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला आपको। तो लॉन्ग वाले जो कॉन्सेप्ट हो, अगर आप चाह रहे हो कि मैं उसको क्लियर करूं तो उसको पहले क्लियर करने की, मेरे हिसाब से जो लार्जर कॉन्सेप्ट होता है ना उसको पहले क्लियर करिए, क्योंकि लार्जर कॉन्सेप्ट जो होता है वो टाइम टेकिंग होता है। शॉर्टर क्या है ना कि एग्जाम कल सुबह है, आप शाम को भी बैठोगे 1 घंटे 2 घंटे आराम से, तो शॉर्टर वाले को फटाफट थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे तो आपके दिमाग में रह जाएगा। लेकिन लार्जर वाले जिसमें बहुत सारी चीजें हैं उनको पहले क्लियर करने का काम करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आपको अगर लगता है कि नहीं मेरे को शॉर्ट वाला पहले करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है मैं ये मानता हूँ कि लार्जर कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर किया जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि लार्जर वाले में क्या है ना कि उसमें आपको नंबर्स भी ज्यादा स्कोर किए जा सकते हैं। अब मान लो कि आपको 2-2 नंबर के आपको 10 सवाल दे दिए गए, सपोज 2-2 नंबर के आपको 10 दे दिए गए, आप 2-2 वाले क्लियर कर रहे हो तो 10 अगर लिखोगे 2-2 नंबर का 10 लिखोगे तो आपको मिलेगा 20 नंबर। और एक ही अगर मान लो कि लार्जर वाला, अगर आपको जो लार्जर कॉन्सेप्ट है वो अगर एक ही 8 नंबर या 10 नंबर का अगर आ गया तो आपको एक ही लिख करके आपको 8 नंबर मिलेगा। तो आप 2-2 नंबर वाले 4 अटेम्प्ट करोगे और ये अगर एक ही अटेम्प्ट करते हो तो आपको 8 नंबर मिल जाते हैं। तो इस रेशियो से अगर आप देखोगे तो लार्जर वाले को पहले क्लियर करना बहुत जरूरी है। वैसे तो सभी क्लियर करना है, शॉर्ट वाला भी करना है, लार्ज वाला भी करना है, बट एक टेक्निक बना लेनी चाहिए कि हाँ मैं पहले लार्ज वाला जो कॉन्सेप्ट मेरा जो लॉन्ग क्वेश्चन है मैं उसको पहले क्लियर करूंगा, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, रिव्यू योर सिलेबस। सारे सिलेबस को एक बार रिव्यू कर लें कि सिलेबस, जैसे मैं शुरू में बोला कि सिलेबस में है क्या और क्या नहीं है, क्योंकि कई बार बिना सिलेबस वाली चीजों को हम पढ़ करके टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं। तो ये स्टडी प्लान आपका हो गया, सिलेबस के अकॉर्डिंग एक बार टिक कर लें कि हाँ मेरे सिलेबस में ये चीज था, मैंने इन चीजों को मैंने कवर कर लिया, टिक करते जाना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आई थिंक इस वीडियो से कुछ तो आप लोगों को अंदर से एक साहस मिले कि हाँ चलो भाई घबराना नहीं है, और एग्जाम से 2 दिन 3 दिन पहले भी हम अगर चीजों को सही कर लें, देखो लेट कभी नहीं होता। आप अगर आज आपको समझ में आ रहा है कि हाँ मुझे ये चीज ऐसे करना है तो आप समझ लो कि आज ही से आपका ये स्टार्टिंग है, तो लेट नहीं हुआ। आपके पास अभी भी 2 दिन है ना, 2 दिन बहुत होते हैं, 2 दिन मतलब 48 आवर्स, 48 आवर्स बहुत होते हैं, बात समझ आ रहा है ना, 48 आवर्स। अगर 3 दिन है कोई दिक्कत नहीं है, 4 दिन है कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास बहुत एनफ टाइम है, उसमें भी आप चीजों को क्लियर कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको अपने माइंड को पहले सेटअप करना होगा कि हाँ मुझे ये चीज करना है। कई बार क्या है कि हम टाइम टेबल बना लेते हैं, कई बार हम शेड्यूल बना लेते हैं कि हाँ भाई ऐसे ऐसे काम को करेंगे, लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो पॉइंट मेरा यही है आप लोगों को ये वीडियो देने का कि एग्जाम पास आ चुका है, कुछ बच्चों का 1 सप्ताह के बाद, 1 वीक के बाद, 2 दिन के बाद, किसी का 1 महीने के बाद आने वाला है। तो आप घबराइए नहीं, अगर आपने पूरे साल टाइम की कमी के चलते नहीं क्लियर कर पाए हैं, नहीं पढ़ पाए हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको साहस मिलेगा और आप वापस से जो मैंने बताया उस चीज़ को आप अपने लाइफ में जोड़ेंगे और आने वाले एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे। सो गुड लक वंस अगेन।